हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट जितेंद्र। स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। चूँकि आप क्लास 9th में अब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर इसे रखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा इसमें। इसके बाद आप रशियन रिवॉल्यूशंस पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस पढ़ेंगे। तो आज का इसका फर्स्ट टॉपिक, इसका फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करता हूँ। मैं कहूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, इसके इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, सुबह थी 14 जुलाई 1789 की। द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। पूरे शहर में आतंक का माहौल था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। वहाँ का जो सम्राट था उसने सेना को आदेश दे दिया था कि वो शहर की तरफ मूव करे। उसी दौरान रूमर्स स्प्रेड दैट द ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। यानी रूमर फैल गई पूरे लोगों के, जनता के बीच में कि यानी कि सम्राट ने आदेश दे दिया है कि ओपन फायर कर सकते हैं सेना, यानी कि गोलीबारी यानी कि अब कर सकती है। सम 7,000 men and women gathered in front of the टाउन हॉल। यानी एक विशेष स्थान टाउन हॉल, जहां पे लगभग 7,000 पुरुष और महिलाएं इकट्ठे हुए थे। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो अब जन संगठन का समूह यानी संगठित करेंगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। और इसी क्रम में उन्होंने करीब सैकड़ों भवनों, सरकारी भवनों को तोड़ डाला। इन सर्च ऑफ आर्म्स, यानी सैनिकों की खोज में या जो भी उनके हथियार थे उसकी खोज में उन्होंने करीब सैकड़ों भवनों को इस क्रम में तोड़ डाला। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। यानी सैकड़ों लोगों का एक समूह, जत्था, जो शहर का पूर्वी छोर था उस ओर चल पड़ा। फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल, जो कि फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल के ओर, यानी क्योंकि जो बेस्टाइल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस था। जो फोर्ट्रेस, क्योंकि वहाँ पर जितने भी हथियार होते थे, जितनी भी इनके महत्वपूर्ण सेनाएं होती थी, वहाँ पर उन्हें रखा जाता था। तो ये प्लेस बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए जनता इसी तरफ उमड़ पड़ी। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एमिनेशन, जहाँ पे जनता ने ये उम्मीद की थी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे होर्डेड एमिनेशन यानी कि इन्हें हथियार मिल सकते हैं। होर्डेड यानी जमा हथियार, एमिनेशन मतलब हथियार, यानी वहाँ पर मिल सकते हैं। इन दिस आर्म फाइट दैट फॉलोड। इसी क्रम में उस समय जो वहाँ पे रक्षा कर रहे थे, यानी उन हथियारों की या बेस्टाइल फोर्ट्रेस की जो रक्षा कर रहे थे, जेल थी जो उसकी रक्षा कर रहे थे जो लोग, उनके साथ ये लोग लड़े। द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड। और जो कमांडर था वहाँ का वो मारा गया। एंड द प्रिजन रिलीज, जितने भी कैदी थे वहाँ पर छोड़ दिए गए, हालांकि वो 7 ही थे, उनकी संख्या 7 ही थी। एट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाई ऑल। चूँकि जो बेस्टाइल था प्लेस, ये सभी के द्वारा बहुत ही घृणित केंद्र था, क्योंकि जो राजा का निरंकुश शक्ति का जो ये स्थान महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए लोग इस प्लेस से घृणा करते थे। द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड। पूरे किले को तोड़ डाला गया और इसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसे क्या किया गया, उसे मार्केट में बेच दिया गया ऐसे लोगों को जो लोग यानी इसे एक कह सकते हैं इतिहास के रूप में, इसे एक यादगार के रूप में संजोना चाहते थे, उनको इसे बेच दिया गया। द डेज दैट फॉलोड सम मोर राइटिंग बॉथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। उन्हीं दिनों यानी जो भी पूरे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र था वहाँ पर भी ऐसे विभिन्न प्रकार के छोटी छोटी घटनाएं घटित हो रही थी। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। बहुत सारे लोग तो इस वजह से भी जन आंदोलन कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे ब्रेड की कीमतों में बहुत ही वृद्धि हुई थी। ब्रेड उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन, जैसे कि आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, इसी तरह से वहाँ पे ब्रेड जिसकी कीमतों में वृद्धि हो गई थी, इस वजह से भी बहुत सारे लोग वहाँ पे आक्रोशित थे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम। और उसके बावजूद यानी बाद में जब इतिहासकार इस चीज़ को अपनी यानी उस समय का यानी कि कहते हैं, उस समय की व्याख्या करते हैं या उसकी बात करते हैं, दे से इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूशंस ऑफ द किंग इन फ्रांस। यानी कहते हैं कि ये क्या थी, ये पूरी यानी कि उनका मानना था इतिहासकारों का कि केवल एक मात्र घटना नहीं थी कि वहाँ पे सम्राट ने आदेश दिया था कि अपनी उस रक्षा करना चाहता था, क्योंकि सम्राट खुद ही डरा हुआ था कि कहीं पब्लिक उन्हें यानी कि मार न डाले, इसलिए वो अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा था। जबकि लोगों को ये मैसेज गया कि वो लोगों को मरवाना चाहता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा केवल एक यही घटना मात्र केवल नहीं थी कि लोगों के मन में आक्रोश था। लोगों के मन में आक्रोश क्यों था? क्योंकि जब आया तो उस दौरान इसने यानी कि कहते हैं कि अमेरिका की 13 कॉलोनियों को बचाने के लिए जितना भी
राजकोष था खाली कर दिया था। फिर ये इसकी जो पत्नी थी और ये खुद लग्जरियस लाइफ जी रहा था, इसको जनता से पब्लिक से कोई मतलब नहीं था। यानी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं थी जिसको इतिहासकार जोड़कर बताते हैं कि ये पूरी एक श्रृंखला थी घटनाओं का जिससे लोगों के मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ था। अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूशंस ऑफ द किंग इन फ्रांस, यानी कि इस घटनाक्रम के चलते ही अंततः क्या हो जाती है, वहाँ के राजा की मृत्यु हो जाती है, जो कि लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये यानी परिणाम होगा, ये घटना घटित होगी। हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, क्यों और कैसे ये घटना घटित हुई, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हम बात करेंगे फ्रेंच सोसाइटी की। ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात है। 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मतलब 1770 के बाद 1799 के बीच, इस दौर की बात है। इस समय क्या था कि यहाँ की अगर हम बात करें कि फ्रांसीसी क्रांति घटना हुई क्यों, इसके कारण क्या थे, तो स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता दूं इसके बहुत सारे कारण थे, जिसमें महत्वपूर्ण कारण कि वहाँ पे जो सोशल कॉज था, पॉलिटिकल कॉज था, इकोनॉमिक कॉज था, ये इसके महत्वपूर्ण कॉजेस थे, यानी कि इसके घटना होने के, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के घटित होने के। तो हम स्टार्ट करेंगे इन 1774, यानी 1774 की बात है। लुईस 16 जो बारबन वंश का यानी कि व्यक्ति था, ये वहाँ पे सिंहासन पे बैठा राजा बना। जबकि ये 20 वर्ष का था तो इसकी शादी कर दी गई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी के साथ, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मैरी एंटोनिटी, उनके साथ इनका विवाह हो गया। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, जब ये नया एक राजा बना तो उस समय इसका जो राजकोष था वो पूरा खाली था, ये सबसे बड़ी समस्या थी। अब ये राजकोष कैसे खाली था उस पर हम बात करेंगे। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, चूंकि लंबे वर्षों तक युद्ध चला था, इस वजह से इसका जो वित्तीय स्रोत था ये कहीं छीड़ हो गया था, कमजोर हो गया था। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस प्लेसेस ऑफ वर्साइल्स, और भी इसके बहुत सारे जो इसके राजमहल के मेंटेनेंस थी या इसके जो एक्स्ट्रा खर्चे थे, बहुत सारे कोर्ट के खर्चे थे, ये भी वर्साइल्स में बहुत महत्वपूर्ण प्लेस था, वहाँ पर भी उसके खर्चे में बहुत सारा धन इसका जाता था। अंडर लुईस 16 फ्रांस हेल्ड द 13 अमेरिकन, यानी लुईस 16 के द्वारा फ्रांस ने मदद की थी अमेरिका की कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन, यानी कि अमेरिका की कुछ कॉलोनियाँ ब्रिटेन के कब्जे में थी और उसको स्वतंत्र कराने में फ्रांस के लुईस 16 ने यानी कि अमेरिका की मदद की थी। अब ये मदद सिर्फ इसलिए थी कि ये ब्रिटेन को नीचा दिखाना चाहते थे, ब्रिटेन के ये दुर्विरोधी थे, ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने सिर्फ अमेरिका की तरफ से लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई में क्या था कि द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $1 बिलियन, यानी इस युद्ध के चलते इन्होंने करीब 1 बिलियन लीवर यानी कि जो कर्ज में ये डूब गए थे, और ये चलकर आगे बढ़कर 2 बिलियन लीवर हो गया, क्योंकि इन्होंने जब युद्ध लड़ी तो उसमें इन्होंने पूरा अपना जो धनकोष था, राजकोष था, खाली कर दिया, और उसके बावजूद इन्होंने कर्ज भी लिया, और ये कर्ज 1 बिलियन से बढ़कर 2 बिलियन लीवर के आसपास हो गया। लीवर क्या है, उस समय ब्रिटेन की करेंसी लीवर थी, इस वजह से लीवर की बात की जा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ इसका, लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, यानी ऐसे लोग जिन्होंने राज्य को यानी सरकार को कर्ज दे रखा था, नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, उन्होंने अब जो उस कर्ज पे 10% ब्याज लगाना शुरू कर दिया। So the French government was obliged to spend increasing percentage of the budget on interest payments alone। अब इस वजह से जो इनका यानी जो धन आता था, अर्निंग होती थी इनकी, वो यानी उसका अधिकतर भाग केवल और केवल इंटरेस्ट भरने में ही चला जाता था। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट मेंटेनिंग ऑफ आर्मी, यानी कि जो इस प्रकार से अतिरिक्त इनके जो खर्चे थे, जो रेगुलर खर्चे थे, रोजाना के खर्चे थे, जैसे सेना को मेंटेनेंस करना, कोर्ट चलाना, गवर्नमेंट चलाना, यूनिवर्सिटीज़ को चलाना, इस वजह से द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस, इस वजह से इन्होंने टैक्स को बढ़ाने का निर्णय लिया। इट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, केवल यानी कि ये जो पैमाना था ये इतना मात्र पर्याप्त नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, जो फ्रांसीसी समाज था उस दौरान वो 3 बड़े हिस्सों में विभाजित था। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पे टैक्सेस, और केवल जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्हें ही टैक्स भरना पड़ता था। अब फ्रांसीसी क्रांति 3 स्टेट में जो विभाजित थी वो किस तरह से थी। फर्स्ट स्टेट में स्टूडेंट्स क्लर्जी को रखा गया था। क्लर्जी कौन, चर्च के पादरी या फादर्स, यानी जितने भी चर्च के लोग होते थे उन्हें फर्स्ट स्टेट में रखा गया था। जिस प्रकार से भारतीय समाज पहले वर्ण व्यवस्था में यानी कि वर्ण क्रम में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी तरह से फ्रांसीसी समाज भी 3 हिस्सों में विभाजित था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट।
जिस तरह से भारत में ब्राह्मण था उसी तरह फर्स्ट स्टेट पे, उसी तरह से फ्रांस में क्लर्जी यानी जो पादरी या फादर्स होते थे चर्च के वे थे। सेकंड स्टेट में कौन था स्टूडेंट? सेकंड स्टेट में नोबल्स थे। नोबल्स मीन्स यानी जितने भी रईस लोग, राजघराने के लोग, या कह सकते हैं जितने भी जमींदार प्रवृत्ति के लोग जो भारत में पहले होते थे, कौन लोग होते थे? क्षत्रिय होते थे। तो ऐसे लोगों को फ्रांस में किस कैटेगरी में रखा गया था? सेकंड स्टेट में रखा गया था। अब थर्ड स्टेट में कौन से लोग थे? जो जैसे कि भारत में जो वैश्य और शूद्र थे, इस पूरे कैटेगरी को यानी फ्रांस में थर्ड स्टेट में रखा गया था। इसमें बिग बिजनेसमैन आते थे, कोर्ट ऑफिशियल्स आते थे, लॉयर्स आते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स आते थे, ऑफिसर्स आते थे, छोटे छोटे किसान आते थे, कलाकार आते थे, बहुत ही मजदूर आते थे, नौकर, जितने भी इस प्रकार के लोग, यानी अगर हम बात करें क्लर्जी और नोबल्स को छोड़ दिया जाए तो जितने भी लोग बचते थे इन्हें थर्ड स्टेट में रखा गया था। अब क्लर्जी की संख्या कितनी थी? ये उस दौरान 1 लाख के आसपास थी। क्लर्जी की संख्या उस दौरान कितनी थी? 1 लाख के आसपास थी। नोबल्स कितने थे? नोबल्स की संख्या उस समय 4 लाख के आसपास थी। बाकी लोग कौन थे? बाकी लोग थर्ड स्टेट के लोग थे। इनके पास जो क्लर्जी थे, क्लर्जी के पास जमीन कितनी थी उस समय? 10% जो लैंड थी टोटल, ये 10% लैंड क्लर्जी के पास थी। और जो नोबल्स थे, नोबल्स के पास 25% लैंड जो थी, ये नोबल्स के पास थी 25% ऑफ लैंड। बाकी जो लैंड था 65% वो थर्ड स्टेट में विभाजित था लोगों के पास। नेक्स्ट है अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज owned बाई द नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। यानी कहा गया लगभग 60% जमीनें जो थी वो नोबल्स के पास, चर्च के पास और जितने भी धनी वर्ग के लोग थे उनके पास। यानी थर्ड स्टेट में भी बहुत सारे धनी लोग थे और 60% जमीन ऐसे लोगों के पास थी, क्लर्जी के पास, नोबल्स के पास, और जो धनी वर्ग के लोग थर्ड स्टेट में थे इन सभी के पास मिला के 60% जमीनें थी। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ। यानी चर्च क्या करता था? किसानों से करों का एक हिस्सा वसूलता था जिसे टाइथ कहा जाता था, एक प्रकार का धार्मिक कर था। और ये कौन लेता था? ये चर्च वसूलता था, चर्च लेता था। कहा गया कि एंड फाइनली ऑल मेंबर्स, और अंततः सभी लोग जितने भी सदस्य थे थर्ड स्टेट के, इनको भी टैक्स भरना पड़ता था, तमाम लोगों को टैक्स चुकाना पड़ता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स। इसी के साथ साथ इनको एक डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था जिसे टाइल कहा जाता था। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लेव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शंस लाइक सॉल्ट और टोबैको। इसके बावजूद भी बहुत सारे छोटे छोटे कर लगाए गए थे जो दैनिक जीवन के उपयोगी वस्तु थे, उसके उपभोग पे, उस पर भी इन्होंने छोटे छोटे कर लगा रखे थे। और ये सारा बर्डन किसके ऊपर आता था? ये सारा बर्डन थर्ड स्टेट, क्योंकि थर्ड स्टेट को ही टैक्स पे करना पड़ता था। ना तो नोबल्स को टैक्स भरना पड़ता था, ना तो क्लर्जी को भरना पड़ता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। वही बताया गया। नेक्स्ट कहा गया द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट 23 मिलियन। अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉज की तो उस समय जो जनसंख्या फ्रांस की थी 1715 में, ये लगभग 23 मिलियन के आसपास थी, जो 1789 के समय में 28 मिलियन पहुंच गई। यानी जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि देखा गया। और जब जनसंख्या में वृद्धि हुआ तो फूड ग्रेन्स की डिमांड में भी वृद्धि हुई, फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। और इस तरह से जो उत्पादन था वो मांग को फुलफिल नहीं कर सका। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। यानी जो लोगों का वहाँ पर नॉर्मल डाइट था, जैसे आपके यहाँ रोटी चावल, उसी प्रकार से उनका जो सामान्य डाइट था ब्रेड, उसकी कीमत में भारी वृद्धि देखने को मिली। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्क्स ऑफ हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस। बहुत सारे कर्मचारी या बहुत सारे लेबर्स, मजदूर, रोजगार परक लोग जिनके यानी कि जो ऑनर्स थे उन्होंने उनकी सैलरी को फिक्स कर रखा था, उन्होंने उसमें कोई वृद्धि नहीं की जबकि उस समय जो प्रोडक्ट्स थे, जो यानी कि महंगाई थी, वो बड़े स्तर पे बढ़ चुकी थी। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। ये जो 18वीं शताब्दी था ये इस चीज़ का भी गवाह था कि उस समय कुछ सामाजिक समूहों का उद्भव हो रहा था, इमरजेंस हो रहा था, जिन्हें मिडिल क्लास कहा गया, टर्म्ड एज मिडिल क्लास, हु अर्न देयर वेल्थ through expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as wool and silk textiles were the exported or bought by the richer members of society।
यानी कहा गया ये ऐसे मिडिल क्लास के लोग ऐसे लोग थे जो बड़े बड़े यानी कि स्तर पे व्यापार करते थे और ये सिल्क यानी कि वूलन और सिल्क कपड़ों का व्यापार करते थे, बड़े बड़े धनी धनी लोगों के साथ समाज में ये व्यापार करते थे। इस वजह से यानी कि इनकी संपत्ति में काफ़ी धन अर्जन हुआ। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, इसी क्रम में कुछ यानी जो व्यापारी वर्ग या मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड, और इसमें भी थर्ड स्टेट सच एज जैसे कि लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, जितने भी ये लोग थे ये सभी एजुकेटेड पर्सन्स थे। बिलीव दैट, और इनका मानना था नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, यानी कि समाज में किसी को सिर्फ उसके जन्म के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। रेदर आ पर्सन्स सोशल पोजीशंस मस्ट बी डिपेंड ऑन हिज मेरिट, इसके अलावा जो लोग हैं, समाज है, जो उसका स्थायित्व है, उसका अस्तित्व है, वो उसके मेरिट के आधार पर होना चाहिए, ना कि उसके बर्थ के आधार पर होना चाहिए कि लोग कितने परिश्रमशील हैं, कितने लोग यानी किस लेवल के लोग हैं, उस आधार पे उनकी मेरिट के आधार पे उनको डिवाइड करना चाहिए, ना कि समाज को किसी व्यक्ति के जन्म के आधार पर बांटना चाहिए। दीज आइडियाज envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। यानी ये जो विचार थे समाज में, यानी कि समाज को एक आधारभूत ढांचा प्रदान करने के कि स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, कानून की समानता के लिए, अवसर की समानता के लिए, इस प्रकार के विचारों को किसके द्वारा दिया गया, फॉरवर्ड किया गया, कुछ फिलोसफर्स उस दौरान वहाँ पर थे, जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रूसो, बहुत ही महान दार्शनिक थे। इन्होंने उस समय की घटना को यानी वर्णन किया। इस तरह से उन्होंने कहा इन हिज बुक ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने अपनी पुस्तक ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक्स आउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन, यानी कि जो डॉक्ट्राइन है, सिद्धांत है डिवाइन का, एंड एब्सोल्यूट राइट द मोनार्च, यानी क्या हो, किसी राजा किसी सम्राट के बीच में कोई इस प्रकार से दैवीय शक्ति इतना भी मतलब उसको निरंकुश नहीं होना चाहिए। इन्होंने उस चीज़ के बारे में कहा। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, रूसो ने यानी अपने विचारों को बढ़ाते हुए कहा, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की इस प्रकार का एक सरकार ऐसी होनी चाहिए बेस्ड ऑन अ सोशल, जो सामाजिक होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी समाज यानी कि लोगों के बीच और यानी जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उनके बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू, यानी मॉन्टेस्क्यू भी एक फिलोसफर थे। इन्होंने अपनी पुस्तक इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज में, इन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज अपनी पुस्तक में लिखा है, प्रपोज किया है, और डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट, यानी जो सरकार है उसके बीच में शक्तियों में विभाजन होना चाहिए, बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी इस रूप में कि लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में सरकार का भी यानी उसकी शक्तियों का भी विभाजन होना चाहिए। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इन टू फोर्स इन द यूएसए, और इस प्रकार का मॉडल अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो भारत में इस प्रकार का है। और ये कहा गया जो मॉडल था गवर्नमेंट का, सरकार का, ये उस समय यूएसए में देखने को मिल रहा था, क्योंकि यूएसए की जो 13 कॉलोनियां जो कि ब्रिटेन के कब्जे में थी, बाद में स्वतंत्र कराई गई फ्रांस के द्वारा, फ्रांस की मदद से। और ये यानी कि जब ब्रिटेन से स्वतंत्र हो जाता है तो अमेरिका का जो संविधान है उन्हें गारंटी देता है कि प्रत्येक व्यक्तियों के अधिकारों को और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से उदाहरण बन जाता है। जो भी फिलोसफर्स या थिंकर्स होते हैं फ्रांस, उनके लिए उदाहरण का काम करता है। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protested against the system of privileges, यानी इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। तो आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँगा। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें स्टूडेंट्स, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।